चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। Honor of the Governor of Maharashtra, please stand up and remain calm. In a moment, his arrival is expected. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमस्सभायै। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तथा मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः भारती विद्याभवनम् इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधाने आयोजितायाम् अस्यां विकासयात्रा नामक सभायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। सम्प्रति अहम महामहिम राज्यपालान् भगत सिंह कोश्यारीवर्यान् तथा सभाध्यक्षवर्यान् प्रोफेसर श्रीनिवास वर्केडी महोदयान् प्रार्थये सभायाः आरम्भं कर्तुम् अनुमतिं प्रयच्छन्तु इति। तथा च अस्याः सभायाः आरम्भः राष्ट्रगीतेन भवति, अतः सर्वेपि उत्थाय गौरवं प्रदर्शयन्तु। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलगीत का आरंभ होगा। सा
सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडी महोदयान् सम्प्रार्थये स्वागतभाषणं तथा प्रास्ताविकञ्च कुर्वन्तु इति। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। परमश्रद्धेयाः नानाक्षेत्रेषु सम्पादितानुभवाः महाराष्ट्रराज्यस्य परमसम्मान्याः राज्यपालमहोदयाः अस्यां सभायाम् उपस्थिताः स्वामी करपात्री धर्म प्रतिष्ठापनस्य प्रवर्तकाः श्री स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाभागाः श्री रोहित कुमार सिंह महाभागाः युवचेतना संस्थायाः अध्यक्षाः भारतीय विद्याभवनस्य प्रतिष्ठिताः संस्कृतस्य विद्वांसः तत्प्रतिनिधिरूपाः आचार्याः डॉक्टर गिरीश जानी महाभागाः अस्माकं सभायाम् उपस्थिताः विशिष्टाः अतिथयः सुहृदः मान्याश्च। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्यतमः परिसरः मुम्बै महानगरे वर्तते। तेन सह अस्माभिः सम्बद्धेषु नैकेषु महाविद्यालयेषु अन्यतमः महाविद्यालयः भारतीय विद्याभवनस्य प्राङ्गणे विलसति। अनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने अद्य विशिष्टा इयं गोष्ठी अस्माभिः समायोजिता। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों के दृष्टि से मैं हिंदी में अपना वक्तव्य रखूँगा। सर्वप्रथम इस विकास यात्रा संगोष्ठी के संदर्भ में हमारा निमंत्रण को स्वीकार करते हुए महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सभा के पक्ष से और हमारे विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन के पक्ष से आपको मैं सादर स्वागत करता हूँ। आप एक सार्वजनिक जीवन में एक लंबी यात्रा से आए हैं। दूर दूर से देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में निरंतर यात्रा जिन्होंने किया है, उसके साथ ही एक अध्यापक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, ऐसे महामनीषी हमारे राज्यपाल जी हैं। वह संस्कृत में बहुत उसके जानकारी रखने वाले एक बड़े विद्वान हैं, इसलिए भी हमारे लिए वो अत्यंत आदर्श और पूज्यतम है। मैं आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का तथा गोंडवाना विश्वविद्यालय का कुलगुरु के रूप में कार्यभार निर्वहन करने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही एक राज्यपाल के कुलपति के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिभावक के रूप में इस राष्ट्र में छात्रों के लिए, इस राष्ट्र के संस्कृति और संस्कार और ज्ञान परंपरा के लिए उनकी निष्ठा और उसके प्रति उनकी धारणा वो हमारे लिए हमेशा आदर्श बने रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हुए मैं दो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों यह विकास यात्रा संगोष्ठी का आयोजन हम कर रहे हैं? हम सब जानते हैं आज
भारत का आज़ादी का अमृत काल में हम सब हैं। अगले 25 साल में हमने हम संकल्प किया है, आज़ादी की शताब्दी के अवसर में भारत को एक नया रूप से हम देखना चाहते हैं। इसलिए आज इस सभा में हम केवल इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं, हमारे साथ एक युवा पीढ़ी बैठे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ इस सभागार में समक्ष इस भारत का नया निर्माण के संकल्प के साथ युवा पीढ़ी बैठा है। उसके साथ ही इस लाइव कार्यक्रम में हमारे 12 परिसर पूरे भारत भर सहस्रों छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आपको यह आपके संज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत क्षेत्र, न केवल संस्कृत के क्षेत्र में, अब भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के क्षेत्र में 1000 संस्थाओं के साथ जुड़ता है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नोडल एजेंसी के रूप में हम भारत में हजारों संस्थाओं के साथ हमारा एक संबंध रहा है। इस संदर्भ में भारत के अमृत घड़ी में, अमृत काल में हमारी यात्रा, भारत की यात्रा जो है, उसके एक सिंहावलोकन और मूल्यांकन और अग्रिम कार्य योजना करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं मानता हूं भारत एक स्टेट नहीं है, एक केवल राजनीतिक नेशन नहीं है। भारत निरंतर सत्ता से भारत नहीं बनी है, एक संस्कृति से भारत बना है। तो भारत एक सांस्कृतिक धरोहर है, भारत ज्ञान की परंपरा है, भारत धर्म की भूमि है, भाव से बना है, रस से बना है, तपस्या से बना है, ये भारत है। तो भारत प्रत्यय का उदय का काल में हम सब हैं। भारत की अखंडता के प्रति हमारी निष्ठा जागृत हो गई है। भारत प्रत्यय में इसलिए बोलना चाहता हूं, 75 साल तक जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे थे, तब एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के आंदोलन के पश्चात जो राष्ट्र के रूप में हमारे भाव था, वो जागृत होते होते दास्य भाव जो हमारे अंदर था वो धीरे धीरे कम होता गया। अभी हम दास्य भाव से उठ गए हैं और आत्म प्रत्यय से हमारे युवा पीढ़ी एक नया भारत का स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूं महोदय, इस भारत प्रत्यय का काल में भारत जो अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, अनेक आचार, मत भिन्नता, ये अखंडता के विरोधी नहीं है। ये अखंडता के लिए एक सुंदर है, सौंदर्य बढ़ाता है, मतलब अखंडता के लिए एक सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व है। इसको पहचानने के लिए हमें, जैसे अखंड माला में, एक पुष्प के माला में अनेक वर्ण के पुष्प होते हैं और एक मधु रस में अनेक रस होते हैं और उद्यान गंध में अनेक सुगंध पुष्प गंध होते हैं, ऐसे भारत का एक तत्व है। तो यह भारत है। इस भारत को पहचानने के लिए हमें बहुत साल लगा, लेकिन गत एक दशक में हमने क्या किया है, इसको युवा पीढ़ी तक एक पहुंचाना और आगे आने वाले दिनों में हमारा कर्तव्य क्या है, इस भारत का निर्माण में युवा पीढ़ी को कैसे लेके आना है, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आयोजित है। तो युवा देश भारत देश है, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। हमारे सामने जो युवा बैठे हैं, आप स्वयं राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी 80 साल के हैं, लेकिन कोई युवा से कम नहीं है। आज भी वो कहीं कितने ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, और शरीर से नहीं और मन से भी। तो ऐसे युवा नेता के सामने हमारे युवा जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको आह्वान देता हूँ, आशिष्ठो, ऑप्टिमिस्टिक बनना है। हमारे वेद मंत्र का वचन है, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः, 3 होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, और दृढ़िष्ठ, मन से मतलब मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और बलिष्ठः, शरीर से भी बलिष्ठ होना चाहिए। इसके साथ हमें कैसे भारत को देखना है, खड़ा करना है। मैं सांस्कृतिक धरोहर के जितना विकास हुआ है, जैसे हमारे यात्रा यदि हम देखेंगे, राम मंदिर हमारे सामने खड़ा हो गया है। ये 50 साल की यात्रा है, और विश्वनाथ
मंदिर खड़ा हो गया है और फिर से उज्जैन के मंदिर खड़ा हो गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंडता के प्रतीक के रूप में खड़ा हो गया है। भारत पर इस तरह के सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुत्थान का इस संदर्भ में हमें इन चीज़ों को कैसे देखना है? केवल भारत में कुछ राजनीतिक बदलाव आया है इस कारण से है? नहीं, भारत में हमारे युवा पीढ़ी में जो संकल्प है, संकल्प का एक उदय के रूप में आया है। तो हमारा संकल्प इच्छा शक्ति है ये, तो इसको ठीक से एक एकेडमिक रूप में इसको समझने के लिए और इसको देखने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। तो मैं मानता हूँ ये सांस्कृतिक भूमि के आधार पर जो सांस्कृतिक धरोहर का एक नया उगम है, उसको एक आगे आने वाले दिनों में नेविगेट करने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, उसको हमें एक दिशा देना है। इस दृष्टि से यह संगोष्ठी आयोजित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्रालय के माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत भर हम अनेक विकास यात्रा के आयोजन कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः युवा लोगों को हम शामिल करेंगे और हमारे भारत में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित संशोधक, प्रतिष्ठित प्राध्यापक यहाँ उपस्थित है, वहाँ अपने विचारों को यहाँ समर्पित करेंगे। छात्रों के साथ एक संवाद हम करेंगे। ये सारे विषय जो है शिक्षा मंत्रालय का एक भूमिका रूप में, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन होगा, तो एकेडमिक रिसर्च के लिए एक विषय बनेगा। आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ ये केवल देखने के लिए नहीं, ये स्थल समझने के लिए नहीं, लेकिन संशोधन करने के लिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे बदल रही है, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसे बदल रही है, भारत की एक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे बदल रही है, इसको समझने के लिए, संशोधन करने के लिए एक विषय बन गया है। तो मैं मानता हूँ एक संशोधन का विषय है, रिसर्च का सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं आपके सामने यह विषय समर्पित करना चाहता हूँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आभारी है भारतीय विद्या भवन के लिए। आपने यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था की है, आपके संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं फिर एक बार इस कार्यक्रम में काशी के धर्म सम्राट करपात्री जी के महाराज के इस प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी आए हैं और उनके साथ युवा चेतना के युवा लोगों के साथ संवाद करने के लिए श्री रोहित कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। और यहाँ अनेक विद्वान, प्रोफेसर मोहन काशीकर जी है, सीनियर डॉक्टर रेणुका, और अनेक हमारे मित्र डॉक्टर पाठक जी है। तो अनेक मित्र यहाँ आए हैं जो आपके साथ संवाद करेंगे। एक नया संवाद का रूप ये होगा। ये हम सिखाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तो आपके द्वारा सीखने के लिए आए हैं। तो आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, इस सोच को हम लेकर एक डॉक्यूमेंट बनाकर एक राष्ट्रीय प्रकाशन के लिए हम आए हैं। तो आप सब युवा लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आपको आग्रह करता हूँ पूर्ण दिन इसका लाभ हमें दे दे, आपका समय का लाभ हम लेंगे। इन्हीं वचन से फिर एक बार मंच पर और सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को स्वागत करते हुए मेरा वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वागतं प्रास्ताविकञ्च व्याहृतवद्भ्यः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महोदयेभ्यः अपि मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः भारतीय विद्याभवन पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति कुलपतिवर्यान् प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महोदयान् अहं सम्प्रार्थये महामहिम राज्यपालानां भगत सिंह कोश्यारी महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। पुनरपि कुलपतिवर्याः प्रार्थ्यन्ते यत् श्री रोहित कुमार सिंह वर्यान् श्री अभिषेक ब्रह्मचारी महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे वर्यान् अहं सम्प्रार्थये।
कुमार सिंह महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षचराः प्रोफेसर भारतभूषण मिश्रवर्याः प्रार्थ्यन्ते भारतीय विद्याभवनस्य पूर्वछात्रान् वर्तमान संस्कृत निदेशक वर्यान् डॉक्टर गिरीश बी जानी वर्यान् सम्मानयन्तु इति। डॉक्टर गिरीश बी जानीवर्याः प्रार्थ्यन्ते भारतीय विद्याभवन पक्षतः अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् सम्मानयन्तु इति। अब मैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज जी से निवेदन करता हूँ अपना मंच पर आए और अपना वक्तव्य बताते हुए हमें अनुग्रहित करें। सिन्दूरारूढविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलस्फुरा तारानायकशेखरास्मतिमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पला बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की हर हर महादेव। महाराष्ट्र की भूमि पर आयोजित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम में हमें भी उपस्थित होने का अवसर वारखेड़ी जी के माध्यम से मिला है। इसके लिए हम इनको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। मंच पर विराजमान जिसको हम लोग उत्तराखंड के गांधी के रूप में जानते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा के बारे में वानखेड़ी जी ने बताया कि अध्यापक से पत्रकार और पत्रकार से राजनेता और राजनेता से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से राज्यपाल के रूप में हम लोग के सामने बैठे हुए हैं। और जब हम लोग दीप प्रज्वलन करके आगे बढ़ रहे थे, वहीं से भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई। इन्होंने कहा संस्कृत में कि आगे आगे महात्मा और सन्यासी चलता है। वहाँ से संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत होती है। यद्यपि हमारे और इनके उम्र में लगभग दुगुना से कुछ अधिक का ही अंतर होगा, दुगुना का असर है, फिर भी
एक संस्कृति और सभ्यता का क्या समन्वय भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, वहीं से शुरू होता है। हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, जहां हम लोग सुनते हैं कि छवरी तू मन के लुभावन कहाँ बा, ऐसन सुघर देश पावन कहाँ बा। अभी हम लोग इस मंच पर बैठे हैं तो कहीं बिहार का प्रतिनिधित्व एक युवा के रूप में युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह कर रहे हैं, तो कहीं उत्तराखंड से लेकर मराठा भूमि पर कोश्यारी जी बैठे हुए हैं, तो कहीं दक्षिण का झंडा लेके वानखेड़ी जी अपने आप को बता रहे हैं कि दक्षिण भी किसी से कम नहीं है, तो कहीं द्रविड़ से लेकर हर जगह की संस्कृति सभा में देखने को मिलती है। यद्यपि संभाषण और स्वागत में उन्होंने कहा है कि 10 साल के विषयों की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जुटे हैं, तो हमको याद है कि 2013 की 12 में उसी उत्तराखंड में हम देखे कि एक बड़ी त्रासदी हुई थी। पूरा हिमालय और हिम प्रदेश हिल गया था, कितने लोग मर गए थे भगवान केदारेश्वर के धाम में। और उस 10 साल में 12 से 22 कर लिया जाए, चाहे 13 से 23 कर लिया जाए, 23 में आने वाले हैं। अभी हम लोग देखें कि उस त्रासदी में सब कुछ खत्म हो गया और 2020 या 21 में एग्जैक्ट समय नहीं याद है, वहाँ शंकराचार्य के समाधि के रूप में आदि शंकराचार्य के श्री विग्रह को भी स्थापित कर दिया। यह भी भारत ने देखा। अभी हम लोग 10 दिन पहले सुने कि रोपवे के माध्यम से जो 20 किलोमीटर का रास्ता हम लोग 10 घंटे 8 घंटे में तय करते थे, वो 1 घंटा में सुगम हो जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य की चर्चा भी हम लोगों को सुनने को प्राप्त हुआ पेपर आदि के माध्यम से। हम लोग बद्रीनाथ गए थे, अभी 1 महीने में 2 दिन जाने का अवसर मिल गया। उस बद्री धाम भगवान बद्री विशाल के मंदिर के इर्द गिर्द चाहे उसकी व्यवस्थाओं को जितना सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो हमको नहीं लगता है कि पहले के लोगों ने कहीं विचार किया था। हम लोग रविदास से लेकर शंकराचार्य जी को जानते हैं, सब सनातन धर्म के पूजनीय महापुरुष हुए हैं। हम लोग एक और देखते हैं कि सब रविदास की कितनी चर्चा होती है, या तो शंकराचार्य जी की अगर समाधि की प्रतिष्ठा होती है तो काशी में रविदास के मंदिर को भी हम लोग अछूता नहीं मानते, वहाँ भी जाके लोग नतमस्तक माघ पूर्णिमा के दिन हो जाते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। अभी हम 4 दिन पहले देखे थे कि विश्वेश्वर से रामेश्वर की जो यात्रा चली, तमिल और काशी का जो समन्वय चला, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। कहाँ तमिल के लोग अपने आप को ये मानते हैं कि उत्तर भारत से हमारा समन्वय नहीं है। कभी कहते थे कि उत्तर तमिलनाडु को अलग राज्य घोषित किया जाए, वहीं दूसरे ओर कहते हैं कि नहीं, काशी का सुधरा स्वरूप तमिल है और तमिल का सुधरा स्वरूप काशी है। दोनों का सम्मिश्रण हम लोगों ने अभी बड़े सुव्यवस्थित और विचारणीय तरीके से देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि शारदा से कन्याकुमारी तक की जो संस्कृति और मंदिरों का संरक्षण अभी वानखेड़ी जी ने अपने प्रवचन में बड़े संक्षेप में कह के निकल गए कि हम लोग देखते हैं कि भगवान राम का मंदिर मुगलों के ज़माने से कोई मीर कासिम कहता है, जो कि बाबर का क्या था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। उस मंदिर का पुनर्निर्माण का सौभाग्य हम लोग को इन आँखों से देखने को मिलता है। तो वहीं कहीं विश्वनाथ जी का जो मस्जिद के माध्यम से मंदिर ढक गया, आज मस्जिद ही ढक के मंदिर को पुनर्निर्माण के रूप से दिखाई हम लोग को दे रहा है। वहीं बगल में विंध्याचल के मंदिर को हम लोग जब देखते हैं तो लगता था कि भगवती कितनी सकरी गली में विराजमान थी, अब लग रहा है कि भगवती अपने मणिद्वीप में निवास कर रही हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले अभी देखे कि कितना साजो सजा और लाइटिंग के माध्यम से महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ। तो हम लोग द्वारिका से लेकर और जगन्नाथ मंदिर की भी परिकल्पना से अधूरे नहीं रहते थे। कुछ दिन पहले जब 2000 अभी 10 साल के पहले की बात कर रहे हैं, अभी 10 साल में ही चर्चा करने, सर्वे रिपोर्ट आया कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर गिरने वाला है, किसी भी क्षण गिर सकता है, परंतु उस मंदिर का संरक्षण करके और पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास हुआ वह भी सराहनीय और साधुवाद का पात्र है। तो हर ओर से संस्कृतियों का समन्वय और संग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ विषय है जो कि अभी माननीय राज्यपाल जो कुलाधिपति के रूप में मौजूद हैं और एक अच्छे कुलपति जो संस्कृति और सभ्यता के प्रति चिंतित हैं, जिनका थीम
निरंतरता के साथ अभी पुस्तक के माध्यम में सजोने का काम कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को कैसे अपने आप में निहित करके और आगे के लोगों को प्रस्तुत किया जाए। जैसे रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, वही रामचरितमानस आज हम लोग को सुलभ हुआ है। उसी प्रकार वानखेड़ी जी ने जो प्रयास काम करने का प्रयास किया है उसकी भी सराहना हम करते हुए, जो वैदिकी मैथमेटिक था, वैदिकी गणित था, A+B का होल स्क्वायर, जो अथर्ववेद का सूत्र स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो 143वें शंकराचार्य पूरी पीठ के हुए जिन्होंने इसका खोज किया वैदिकी मैथमेटिक्स से, वैसी भी एक संस्था होनी चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर है। हो सकता है A+B का होल स्क्वायर उसमें अगर छुपा हुआ है तो और भी कुछ चीज़ छुपा होगा जिसको हम लोग मंथन और चिंतन के माध्यम से उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको एक वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का जो क्षरण हो रहा है उसका पुनरुद्धार किया जा सके। यह हमारा निवेदन वानखेड़ी जी और माननीय राज्यपाल महोदय से है कि आप संस्कृति के क्षेत्र से आते हैं, आप प्राकृतिक के क्षेत्र से आते हैं, आप उस जड़ी बूटी के क्षेत्र से आते हैं जो भगवान राम जब दक्षिण में पड़े हुए थे और हनुमान जी को बोला गया कि जाके धौलागिरी को ले आए, तो उस क्षेत्र से आते हैं। तो हमारी जो विलुप्त संस्कृति और हमारा वेद का जो एक से एक चर्चाएं हम लोग सुनते थे कि नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, तो महिते प्रकट होए जलधारा, विश्व विनाशक यंत्र तो हमारे यहाँ जरूर तैयार हो रहे हैं, परंतु उसका उपसंहार क्या है? गोली छूटने के बाद वापस नहीं आती है। परंतु हम लोग महाभारत में सुनते हैं कि जब अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों जब ब्रह्मास्त्र का उपसंधान करते हैं तो अर्जुन के पास वो विधा होती है कि ब्रह्मास्त्र को चलने के बाद उसको लौटा लेता है, और लौटाने की भी जो कला हमारे शास्त्रों में चर्चा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इसका कोई मंत्र जंत्र और इसका कोई सूत्र होगा, उसको भी मथ के निकालने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो शोध हो रहे हैं उसकी सराहना के साथ साथ और करने का प्रयास अगर किया जाए तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। शेष बात पुनः विशेष समय में हम लोग चर्चा करते हैं। इस संस्था के लिए, इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सब लोगों को भगवान विश्वेश मैया अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि निरंतरता के साथ आप लोग संस्कृति और सभ्यता को बचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और अंत में स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, अन्याय मिटे शुभ कर्म बढ़े, प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहें हो राम राज्य, बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की। हर हर महादेव। कन्याकुमारी हो गया, अभी शारदा पीठ बाकी है। आपका वक्तव्य से हम अनुग्रहित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा संकल्पित सूचना के अनुसार तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के एवं मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का परिचयात्मक पुस्तक का प्रकाशन करें, मैं महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं। अब मैं महामहिम राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी महोदय जी से प्रार्थना करता हूं, अपना वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और महादेवी आदर्श महाविद्यालय आदि के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय विद्या भवन के इस हॉल में आयोजित विकास यात्रा नाम के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में अब आप लोग सब युवा हैं, युवाओं की बात पर आप कितना सुंदर ताली बजा रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं भी युवा होता तो ऐसी ताली बजती। ऐसे हमारे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी आज जिन सब के प्रयास से प्रेरणा से हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं, ऐसे हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, युवा चेतना बनारस के प्रेसिडेंट रोहित कुमार सिंह जी और भारतीय विद्या भवन, आपका पुराना फैन हूँ मैं, भारतीय विद्या भवन संस्कृत स्टडीज़ के रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश जी जानी जी, यहाँ उपस्थित ये जानी हैं, आगे पीछे बहुत सारे ज्ञानी हैं, तो बहुत सारे ज्ञानी सज्जन वृंद, उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे युवा छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले तो बरखेड़ी साहब को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि भारत के शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस एक दिवसीय बौद्धिक संवाद, वन डे इंटेलेक्चुअल डायलॉग, अब मैं तो इंटेलेक्चुअल हूँ नहीं, लेकिन चूँकि और इसलिए यहाँ बोल के चला भी जाऊँगा, पर जितने इंटेलेक्चुअल हैं बौद्धिक हैं वो सब यहीं बैठे रहेंगे और पूरे दिन भर चर्चा करेंगे। तो ऐसे सुंदर आयोजन आपने किया है और मुझे लगता है जैसा बरखेड़ी जी बता रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि आज हमारे देश के अंदर हम लोग बहुत बार विकास की बात करते हैं, तो विकास की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि विकास माने सड़क बन गई, विकास माने स्कूल बन गया, विकास माने अस्पताल बन गया, विकास माने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बिजली पहुंच गई, फलां पहुंच गया, उसी को हम विकास मानते हैं। सामान्य रूप से डेवलपमेंट का आजकल इतना ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे, ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, विकास केवल भौतिक विकास नहीं, विकास से भौतिक विकास से भी आगे होता है। इस देश के अंदर विकास की जो कल्पना की गई है वो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन जब सभी का विकास होता है तभी उसको विकास कहते हैं। ये जो भौतिक चीजें हैं, ये जो सड़क है, परिवहन है, रेल है, हवाई जहाज है, सब चीज़ें हैं, ये भौतिक विकास के चिन्ह है। ये भौतिक विकास के चिन्ह जैसा ब्रह्मास्त्र की बात बता रहे थे वो, ऐसे आजकल भी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं, कब कौन ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलता है, कब किसका विनाश हो जाएगा पता नहीं चलता है। इसीलिए इस भौतिक विकास के आगे जो असली विकास है वो मन, बुद्धि और आत्मा का विकास है। और उस दृष्टि से जो विचार हुआ है वो भारत के अंदर अनेक देशों से कहीं आगे हुआ है। और इसीलिए कोई अतीत में हमने कल्पना में जगत गुरु नहीं कहा भारत को, यानी जब अलेक्जेंडर
भारत विश्व विजेता बनने के लिए आया, तो उसके गुरु ने उससे कहा अरिस्टोटल ने कि देखो अलेक्जेंडर, जब भारत तू विजय करेगा तो वहां से मुझे को एक गुरु लेके आना। यहाँ गुरु की बड़ी परंपरा है भारतवर्ष में, और ये ऐसा कहीं नहीं है केवल हिंदुस्तान में है। यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा बोला जाता है सब कुछ। उनका एक गुरु लेते आना। तो वो जब भारत आए, वो अभी जाने लगा, जीत पूरा नहीं पाया। तो सिंध में एक कोई सन्यासी था, उन लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े गुरु हैं, सन्यासी हैं। उसने कहा जाओ उसको लाओ, मैं उसको वहाँ ले जाता हूँ, ग्रीक ले जाता हूँ। तो गए उसके सैनिक, उन्होंने कहा अरे नहीं, कौन होता है अलेक्जेंडर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं आता हूँ। तो उसने कहा ऐसा कौन हो गया अलेक्जेंडर के आगे कहने वाला फकीर। तो वो खुद चला गया वहाँ। तो खुद गया तो उसके सामने गया, तुम्हें पता है, उर्दू भाषा होगा बीच में। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं अलेक्जेंडर हूँ, दुनिया का विश्व विजेता हूँ, तुमको बुलाया, आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो अभी सर से धड़ अलग कर दूंगा। तो उस सन्यासी ने कहा अरे अलेक्जेंडर, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूं, मेरी आत्मा तो को तू मारे नहीं सा, आत्मा अमर है, तू मुझे क्या मारेगा? या जब देखो उधर को छाया मत कर, मुझे धूप आ रही, ठंड लग रही है, हट यहाँ से, थोड़ा हट जा। उसने कहा ये इतना बड़ा हिम्मत इसकी, उनके जागे झुक के चला, वापिस चला गया। तो ये है आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति विकास। और आज अनेक वर्षों के बाद इस देश में चलता है, ये दुनिया का क्रम है, प्रकृति का क्रम है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, कलयुग है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसे ही पिछले कालखंड में 1000, 1500 साल में हम लोग अधा पतन की ओर न भी कहें तो नीचे की ओर, अधोगति की ओर आते रहे। लेकिन देश के अंदर अनेक लोग हैं। अभी किसी ने छत्रपति शिवाजी का नाम लिया, कोई राणा प्रताप का नाम लेंगे, कोई बस किसी और का लेगा, महात्मा गांधी का नाम लेंगे, नेताजी का नाम लेंगे, अनेक लोग हैं। समय समर्पित लोग आए और उन सब के प्रयास से कितने क्रांतिकारी लोग हैं। उन सब के प्रयास से एक बार फिर लगा कि भारत अब सिर उठाने लग गया है, फिर इसका सिर ऊंचा होने लग गया है। और दुनिया के अंदर भारत को जानने की, भारत को समझने की जिज्ञासा जगी और सारे दुनिया के लोग ये कोशिश करने लगे कि हाँ भाई भारत में कुछ तो है, इसकी हस्ती मिटती नहीं है, कुछ तो है, यहाँ से सीखना है, देखना है, इसको समझना है। समझने की कोशिश की, लेकिन होता क्या है, हम लोग भी कभी कभी जो कि चकाचौंध में आ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा विदेशों के नकल में रह गए, उन्हीं की विचारधाराओं में चलते रह गए। अभी धर्म की जय हो बोल रहे थे, आप कितने जोर से सब लोग धर्म की जय हो बोल रहे थे। और धर्म माने क्या? सबका कल्याण हो, ये बोल रहे थे ना ब्रह्मचारी जी, सबका कल्याण हो, ये नहीं कि मेरा कल्याण हो। एक पर दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। तो देश को एक प्रकार से जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा क्या है देश की, जिसे देश इतने हमलों के बाद भी, इतने आक्रमण के बाद भी देश जिंदा है। और जिंदा ही नहीं, पिछले 8-10 सालों में तो ऐसा लग रहा है कि केवल एक यही देश जिंदा है कि दुनिया इसी का नेतृत्व लेना चाहते हैं। क्या है इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृत है, इस देश के जो संस्कार है, ये देश के संस्कार, ये देश की संस्कृत, ये देश की संस्कृति, ये अजर अमर है। और इसीलिए आज फिर से एक बार पुनर्जागरण हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे रात में सूर्य छिप जाता है, सुबह उषा काल आते है, प्रभात होता है, चारों ओर उजाला दिखाई देता है, ऐसे ही चारों ओर फिर से उजाला दिखाई देने लगा है। कि हमारी संस्कृति, इसकी यात्रा, इसकी ये विकास यात्रा आखिर
महात्मा गांधी जी राम राज्य चाहते थे, हम सब भूल गए। कोशिश की, अनेक लोगों ने, अल्पमत होंगे, थोड़े से होंगे, लेकिन थोड़े से लोगों ने, अभी करपात्री जी का नाम ले रहे थे, उन्होंने तो राम राज्य पर इतनी मोटी किताब लिखी है। तो लोगों ने कोशिश की, लोगों को लगता था अरे ये खाली कर दो तो जमाना नया आ गया, आगे बढ़ गया, क्या हो गया, कैसा हो गया। लेकिन जब विश्वास होता है हमारी संस्कृति है, हम उसका उद्धार करेंगे, यानी कि दूसरे की नकल करेंगे। मैं जब बच्चों तुम्हारी उम्र में कक्षा 12-13 में बीए में पढ़ता था, तो मेरे एक संत का के भाषण मैंने सुना एक बार, व्याख्यान। तो उन संतों ने वो दिया, मुझे आज भी याद है, 50-60 साल हो गए, 60 साल हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, भारत से एक प्रोफेसर, परखेड़ी नहीं कोई और, तो वो जर्मनी गए, तो वहां की एक न्यूट क्लब था, न्यूट माने जानते हैं आप, डकेट, नंगा है, तो न्यूट क्लब था। तो शाम को न्यूट क्लब में इकट्ठा होते, सब न्यूट रहते। तो उन्होंने कहा यार बहुत बड़ा भारी प्रोफेसर आ रहा है, विद्वान आ रहा है, हम इसको अपने यहाँ बुलाते हैं। तो उन्हें बुलाने गए, उन्होंने कहा साहब शाम को हमारा ऐसा क्लब चलता है, हम न्यूट क्लब के हैं, सब ऐसे चलते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे न्यूट क्लब में आ जाए, हमारा मार्गदर्शन कराएं। तो स्वामी जी ने बताया, और संत ने, कि वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने सोचा कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, विद्वान तो थे, जा तो रहा हूँ, पर चूंकि वो न्यूट क्लब है, नेकेड क्लब है, तो वो उनके बीच में खुद भी नेकेड होके चल दिए। जब नेकेड हो गए, वहां गए, पहुंचे, तो उन लोगों ने कहा अरे तू क्यों बीच में आए, जब तू भी हमारे जैसा नंगा है, तेरे को क्या सुनेंगे हम। तो अपने को किस ढंग से अपनी संस्कृति को बचाना, पैंट पहनो, कोट पहनो, सब समय के हिसाब से रहता है, परंतु अपनी संस्कृति के, अपने वेश के, मैं देखता हूं कि मैं दक्षिण भारत के लोगों को कितना अपने वेश के प्रति सावधान रहते हैं, और सावधान रहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कोई सब मेरी तरह से धोती कुर्ता पहनो, तो है ना, लेकिन एक सम्मान का भाव ये अपने वेश के प्रति हो, ये संस्कृति का एक अंश है। सम्मान का भाव अपनी भाषा के प्रति हो। अंग्रेजी खूब सीखो, जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो, चाइनीज सीखो, लेकिन क्या है, हमारी जो माता है भाषा के रूप में, हम सब भारत की माता जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से हमारी सभी भाषाएं हैं। मैं जब महाराष्ट्र आया तो मैंने कहा कि भाई मुझे शपथ लेनी है तो मैं अंग्रेजी में लेना पसंद नहीं करूंगा। मैंने कहा चला हिंदी लाओ, तो हिंदी का अनुवाद ही सही नहीं था, तो मैंने कहा मराठी ले आओ ना, क्योंकि मराठी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी। तो मैंने बड़ी आसानी से मराठी में पढ़ लिया, फिर भाषण भी पढ़ लिया। तो अभी क्या है, क्योंकि सबकी मूल जननी कौन है? संस्कृत हमारी मूल सबकी जननी है, सब भाषाओं की जननी है, इवन तमिल, तेलुगु, इन सब की जननी ये संस्कृत है। और जब पश्चिम में अगर इतिहास पढ़ोगे तो ग्रीक खत्म होने लग गया, सभ्यता खत्म होने लग गई, तब वहां अब तो ग्रीक भाषा तो चलती भी नहीं है, संस्कृत के समान उस समय उतनी पुरानी भाषा। तो वहां रिनाइसा हुआ, एक प्रकार का उसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। फिर आगे देश, उनके देश आगे बढ़ने लग गए। तो ऐसे आज हमारे देश में भी एक नया रिनाइसा हो रहा है कि हम अपने संस्कृत, अपनी संस्कृति, इसके प्रति न केवल जागरूक हैं, बल्कि उसके लिए हमारे पहले तो केवल बेचारे गुरुकुलवादी बचाने में लगे रहते थे, केवल कुछ साधु सन्यासी बचाने में लगे रहते थे। तो भारतीय विद्या भवन का बड़ा योगदान है। मैं के मुंशी को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
आपका जर्नल में बहुत लंबा समय तक पढ़ता था। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज युद्ध स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संस्कृत और संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार हो, इसका प्रभाव आप एक ही चीज से समझ सकते हैं। संस्कृति की जो विकास यात्रा है वो कहाँ तक पहुंच गई है। यूं तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाकर के अंग्रेजों का, पाश्चात्य लोगों का दिल जीत लिया था, उनके सामने समझ लिया था कि भारत की संस्कृति यही सर्वश्रेष्ठ है। योग सब उन्होंने सिखाना शुरू किया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक दिन उन्होंने कहा, भाई ये बाल दिवस फाल दिवस यानी कितने कितने दिवस मनाते हो, और 21 जून को योग दिवस मनाना चाहे सारी दुनिया ने कहा योग दिवस मनाएंगे। ये है संस्कृति की विकास यात्रा। आज दुनिया के अंदर लोग हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन हम ही अपने को न समझा तो क्या होगा, हम ही अपने को भूल जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कोशिश की जा रही है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ब्रह्मचारी जी, किस प्रकार से काशी, अयोध्या, सारे जगहों का एक प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा है। पिछले दिनों मैं नासिक में था, त्र्यंबकम का था। मैंने कहा भाई यहाँ के सरकार से कि भाई कुछ ऐसा करो कि यहाँ का विकास भी, ये भी हमारे 4 जो कुंभ होते हैं उनमें से त्र्यंबकेश्वर भी है। मैंने कहा प्लान बनाओ ताकि इसका विकास भी पंचवटी से लेके त्र्यंबकेश्वर तक ये भी काशी कॉरिडोर जैसा बन जाए। अब करना तो यहाँ से पड़ेगा ना, खाली नारेबाजी से तो होगा नहीं। किसी बात का उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ लगा दो, किसी को कुछ बोल दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद से तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे काम कुछ हम करें, यहाँ के लोगों से मैंने कहा है, और मुझे लगता कहा तो होगा। कोई चीज़ अगर अच्छी सोचो तो होता है। इसलिए ये जो आज बौद्धिक विद्या संवाद का आप लोगों ने आयोजन किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आज देश के अंदर विदेशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से हमारे एक से एक कीमती मूर्ति खो गई थी, वो लोग चुरा के ले गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा वापस लाओ, ये हमारे हैं। कितने 250 से ऊपर मूर्तियां हमारे जो ऐतिहासिक महत्व के भारतवर्ष में आ गई है। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग जो यहाँ आज आए हैं, आप दिन में यहाँ पर अपना पूरा परिचर्चा करेंगे और अधिक अच्छा होगा कि हमारे युवा छात्र छात्राएं, हमारे युवा युवक युवतियाँ, हम अपने संस्कृति को कैसे बचाएं, हम अपने संस्कृति का प्रसार देश और दुनिया में कैसे करें, और उस संस्कृति का प्रचार करते हुए नए से जो नई खोजा हो रहे हैं, जो दुनिया में नए से नए काम हो रहे हैं, उससे भी अपने को कैसे अपडेटेड रहें, इस पर आप अवश्य विचार करेंगे। क्योंकि हमारे भारत के बारे में कहा जाता है ये केवल पुरातन ही नहीं है। बहुत बोलते पुराना पुराना देश। मैंने कहा ये पुरातन ही नहीं है, ये नित्य नूतन चिर पुरातन है। और हम सब जैसे गंगा में बहती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। नर्मदा देखो चल रही है, गोदावरी चल रही है। ऐसे ही हम और आप सब भी गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, चलते रहेंगे, बहते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब लोग कोशिश करेंगे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा, मातृभाषा, जननी हमारी सब भाषाओं की संस्कृति को और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम बचा के चलेंगे, आगे बढ़ा के चलेंगे। जय भारत माता, जय संस्कृत मातरम, जय संस्कृति मातरम, और अंत में जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संस्कृत के प्रति अत्यंत आदर एवं श्रद्धा भक्ति पूर्ण आपका व्याख्यान सुनकर
हम सब अनुगृहीत हैं। सम्प्रति अहं भारतीय विद्याभवनस्य संस्कृतविभागस्य निदेशकान् डॉक्टर गिरीश बी जानीवर्यान् सम्प्रार्थये सर्वान् धन्यवादभाषणेन तोषयन्तु इति। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। अस्माकं राज्यस्य राज्यपालवर्याः कोश्यारी महाभागाः संस्कृतकेन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः वर्खेडी महाभागाः पूज्याः सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः अस्मत्सुहृदा सिंह महाभागाः भारतीय विद्याभवन पक्षतः प्रतिनिधिम् आह्वान अहम नितरां मुदम् अनुभवामि। स्वनाम धन्येन कुलपति मुंशी महोदयेन प्रस्थापितेऽस्मिन् भारतीय विद्याभवने प्रथमं च संस्थानं स्थापितं तत् आसीत् मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः, यस्य अहं छात्रः अस्मि। राष्ट्रभाषाम् आलम्ब्य किंचित वदामि। आज हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है कि भारतीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक दाय, जिसके लिए विद्या भवन खड़ा हुआ है और जिसके लिए सारे विद्यालय की प्रवृत्ति रहती है, ये कार्यक्रम यहाँ पर अनुभव हमें प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिससे हम ये खोज सके कि असली यात्रा क्या है, विकास किस चीज़ का करना है, विकास कहाँ से आता है। हम अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, अपने सामर्थ्य को खोजते हैं। विद्या भवन, सारे विद्या संस्थाओं का केंद्र बिंदु है विद्यार्थी। जो विद्यार्थी को प्रेरित कर सके, विद्यार्थी को उत्साहित कर सके, विद्या के प्रति एक रति, प्रीति और गति उत्पन्न कर सके, ऐसी प्रवृत्तियों में जहाँ जहाँ भाव होगा वहाँ वहाँ विद्या का प्रकर्ष होगा ही होगा। विकास बाहर से नहीं आता है, विकास अंदर से आता है। विकास अनफोल्डिंग है, विकास खिलना है, विकास अंदर के सामर्थ्य को बाहर प्रकट करना है। समाज के विभिन्न परिबलों के साथ अपने आप के सामर्थ्य को पहचानते हुए आगे ले जाने का नाम विकास यात्रा है, जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से यहाँ की प्रजा ने और प्रजा के चुने हुए सभी शासकों ने बहुत प्रेम से किया है। इसका हम भारतीय विद्याभवन की ओर से वंदन पूर्वक स्वीकार करते हैं। अपने अत्यंत व्यस्त समय में से आदरणीय कोश्यारी जी ने समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। कितनी व्यस्तता होती हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं एक शिक्षक रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति के तो ज्ञाता बहुत बड़े ही। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन किया, पत्र पत्रिकाएं निकाली। पर्वत पीयूष, पर्वत में से जिन्होंने अमृत निकालने की बात की, ये सिंबॉलिक वस्तु है। पत्रकारिता उन्होंने, मुंशी जी की तरह उन्होंने भी स्कूल कॉलेजों की स्थापना की है, विद्या के प्रकर्ष को, महत्व को समझा है। और ऐसे पुरुष, विद्या पुरुष जो विद्या भवन में पधारते हैं तो हमारा सद्भाग्य हमें यहाँ पर मूर्तिमंत स्वरूप से दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्खेड़ी जी का संबंध भारतीय विद्या भवन से लंबा है। यहाँ हमारे मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय की प्रबंध समिति के चेयरमैन रह चुके हैं, और जैसा ही हम जानते हैं 2-3 विश्वविद्यालयों के स्वयं कुलपति रह चुके हैं, डीन, रजिस्ट्रार, कई संस्थाओं के डायरेक्टर। ये सारी चीज़ बाद में आती है। पहली बात आती है उनके अंदर का एक घोर जिज्ञासु विद्यार्थी। जब उनकी कृति के बारे में देखते हैं वर्खेड़ी जी, तो हमें अजूबा होता है केवल कहाँ बौद्ध शास्त्र, कहाँ न्याय शास्त्र, कहाँ मीमांसा शास्त्र, कहाँ अलंकार शास्त्र, कहाँ नव्य न्याय की परंपरा, कहाँ अपने से आधी उम्र के विद्वान के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के ऊपर उनके लेख आते हैं। ये सैल्यूट वर्दी जो है सर, बहुत बहुत आनंद होता है हमें इस प्रकार के विद्वान विद्या भवन में आकर के। और इसीलिए मैं बोलता हूँ यही हमारा धन है सर, और इसीलिए ये धन को आपने हमें काबिल समझा, आपकी वाणी हम पर बरसाई, आपका अमृत हम पर बरसाया, इसीलिए हम धन्य हुए। यही मेरी धन्योक्ति है, यही हमारा धन है सर। आपने हमें इसके लिए काबिल समझा कि आप 2 शब्द बोले। कौन किसी के सामने क्यों बोलेगा? बहुत परिश्रम करना पड़ता है किसी को सुनने के लिए। ये श्रुति की बात है, सुनना सुनना सुनना, समझना, शुश्रूषा, जागना, ये सब बात यहाँ विद्या भवन में आज मैं मूर्तिमंत रूप से देख रहा हूँ। और
पूरे भारतीय विद्या भवन के समग्र परिवार की ओर से हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र लाल जी मेहता, उनके साथ जुड़े हुए आत्मीय श्री दस्तूर जी, श्री जगदीश भाई लाखाणी जी और सभी भवन परिवार के सदस्यों की ओर से नतमस्तक नमो वाकम आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करते हुए वंदना करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में करपात्री जी को याद करते हुए संन्यस्त परंपरा को, औपनिषदिक परंपरा को, आत्मज्ञान की परंपरा को नमस्कार करता हूं और साथ में जिन्होंने युवा चेतना को जगाने का पूरा अपना एक भेख ले लिया है, हमारे बंधु, ये ऐसे कठिन काल के अंदर भारत भर में घूमे, ये बहुत कठिन बात है सर। विद्वानों के साथ विद्वान बात कर ले और समझा ले, लेकिन अति कठिन काल के अंदर जो अभी उभर रहे हैं, ऐसी पीढ़ी के अंदर जाकर के उनका हित किस में है, उनको राष्ट्र हित में, समाज हित में कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो बंधु जी को मैं बहुत नमस्कार करता हूं। युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह जी, आप यहाँ पर पधारे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार बोलता हूँ और आप सबके सहकार से ये कार्यक्रम की पूरी सफलता का श्रेय आपको देता हूँ। नमो नमः। राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत जय।